मॉर्निंग दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जीके जीएस के बारे में। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके सभी एग्ज़ामों के लिए स्टैटिक जीके है, जो कि एनटीपीसी, ग्रुप डी, लेखपाल और यूपी पुलिस और ऐसे कई सारे एग्ज़ाम हैं, उसके लिए जो है वह मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, स्टैटिक जीके का जो क्वेश्चन है वो आपका जो कहाँ कहाँ पूछा जाता है, जैसे कि आरआरबी हो गया, ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया। ठीक है, और एक बात मैं बता दूं कि जो स्टैटिक जीके से क्वेश्चन होते हैं वह लगभग, मैंने आपको बता दूं कि अगर जैसे कि इसमें क्या होता है कि इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और भी बायोलॉजी, मतलब बायोलॉजी तो साइंस हो गई, मतलब इस तरीके से जो भी साइंस के अलावा और सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, वो सब के सब इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें से लगभग आपको कितना 30 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, 30 नंबर का इसमें से आता है। और स्टडी जीके और जीके जीएस और क्या नाम है कि जियोग्राफी, ठीक है, इकोनॉमिक्स, प्लस 30 नंबर किसे होता है, रीजनिंग से होता है, और 20 नंबर किसे होता है, ठीक है, किसे होता है, करंट अफेयर्स वगैरह से। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये समझना है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन है। चलिए तो हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को। लिखा है कि वर्ष 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपको पूछा जा सकता है, आपको बताना है। आरआरबी एनटीपीसी की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी की, तो इसमें ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कोर्स के लिए लेके आया हूँ। ठीक है, मैंने लेके आया है आपके लिए। अब देखिए, आपको बताना है कि 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, तो इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिया है और 4 ऑप्शन से बताना है कौन सा सही आंसर है। ठीक है, तो पहला है कि आर वेंकटरमन, बी है के आर नारायण, सी है मोहम्मद हिदायतुल्ला और डी है फारूकद्दीन अली अहमद। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाए। ठीक दोस्तों, इसमें कोई देर करने की बात नहीं है। ठीक है, और इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा डी, फारूकद्दीन अली अहमद। ठीक है, तो डी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेबनान की राजधानी क्या है। लेबनान की राजधानी क्या है, राजधानियों से भी क्वेश्चन आते हैं। बताइए लेबनान की राजधानी कहाँ है। ठीक है, बेरूत, त्रिपोली, सीदोन, टायर। तो दोस्तों लेबनान की जो राजधानी है वो कहाँ है, हमारी बेरूत। देखिए, एक बात आप याद रख लीजिए कि अगर मैं ज़्यादा टाइमिंग नहीं दे रहा हूँ तो इसका मतलब कि मैं आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं चाहूँ ना तो लेबनान की राजधानी पूछ के इन 4 ऑप्शन को बताऊँ, ठीक है, एक तरीके से खींचूँ, तो इससे क्या होगा आपको कि टाइम आपका बर्बाद होगा। ठीक है, जहाँ पर चीज़ें बताने वाली रहेंगी वहाँ पर मैं कंफर्म बताऊँगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है। कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट। और बताइए कौन सी है। बहुत ही अजीब अजीब मुद्राएं हैं, फ्रैंक, लोटी, तेंगे, सेकेल। कजाकिस्तान, देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है ना जिसकी मुद्रा के बारे में आप जानते भी होंगे, तो इसका राइट आंसर है तेंगे। कजाकिस्तान की जो मुद्रा है वो कौन सी है, तेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि दक्षिणी अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है। दक्षिणी अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। और मैं कहूँगा कि आप अगर क्वेश्चन देख रहे हो तो एक बात ध्यान रख लीजिएगा कि क्वेश्चन देखने से कुछ नहीं होता है, उसको नोट करने से होता है। ठीक है, मैंने भी पढ़ाई की है तो मैं नोट करता हूँ उसको। ठीक है, नोट करने से पता है क्या फ़ायदा होता है। पहली बात तो आप उस क्वेश्चन को देखिए, जो मैंने बताया उसको समझे आपने। ठीक है, दूसरी बात आपने उसको नोट कर लिया, तो इससे क्या हुआ कि आपको 2 बार रिवीजन तब हो गया तुरंत। एक बार तो आपने सुना, देखा, 1 रिवीजन, एक बार आपने नोट किया, 2 रिवीजन, और एक बार जब आप रात को सोओगे देख लोगे तो 3 रिवीजन। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपका रिवाइज होता रहता है क्वेश्चन। ठीक है, तो हर क्वेश्चन को नोट करिएगा। ठीक है, 20-25 क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 15 मिनट में ख़त्म कर दूंगा मैं। तो देखिए, दक्षिणी अमेरिका निम्न में से कौन सा सबसे अधिक आबादी वाला जो है कि देश है, तो वो बताइए कौन सा है।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ब्राज़ील। दक्षिणी अमेरिका में जो ब्राज़ील है वह सबसे देश जो है सबसे अधिक आबादी वाला देश है, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश तेल या पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है एशिया में, ठीक है। तो बताइए सऊदी अरब, यमन, इराक और ईरान, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है। बताइए कि एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश सबसे बड़ा पेट्रोलियम का उत्पादक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है सऊदी अरब, ठीक है। सऊदी अरब जो है वह पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है एशिया में। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है। ये क्वेश्चन तो 100% क्वेश्चन पूछेगा, इंपॉर्टेंट। और ये क्वेश्चन पता है कहाँ पे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, ठीक है, लेखपाल, ठीक है, ऐसे कई सारे एग्ज़ाम हैं। और पहली बात, आप इन फ्यूचर अगर यूपी पुलिस की जो भर्ती आई उसमें भी पूछेगा, और हो सके भगवान ने सुन ली तो यूपी पुलिस की भर्ती जरूर आएगी और सब लोग कामयाब होंगे, ठीक है। चलिए तो इसकी हम बात कर लेते हैं कि इसमें से निम्न में से कौन सा सबसे पुराना तेल पेट्रोलियम का उत्पादक राज्य है। तो वो कौन सा है, हमारा असम, ठीक है। सबसे पहले जो है वह भारत में असम में ही जो है पेट्रोलियम का उत्पादक राज्य बना, क्योंकि सबसे पहले जो पेट्रोलियम का जो उत्पाद हुआ था वह असम में ही हुआ था पूरे भारत में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अगस्त 2018 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ठीक है। तो इसमें 2018 के पूछा गया है मानवाधिकार के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो बताइए कौन सा राइट आंसर है। तो दोस्तों बता दूं कि अगस्त 2018 में जो मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष थे वो कौन थे, वो थे न्यायमूर्ति HL दत्तू, ठीक है। तो इस तरीके से 2018 का भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अगस्त 2018 में भारत में दिल्ली पुलिस द्वारा गठित सर्व महिला स्पेशल वेपन्स और टैक्सिस लिखा हुआ है, टैक्सिस असॉल्ट टीम में कमांडो की कुल संख्या कितनी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। तो बताइए कौन सी है, 36 है, 46, 56, 66, ठीक है। तो यहाँ पर महिला स्पेशल वेपन्स जो होती हैं वहाँ पे कमांडो की टीम शामिल हुई है, तो कितनी है बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। और इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा 36 है, ठीक है। कितनी है टोटल, 36। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है कि भारत ने मई 2018 में लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग समझौता पर किस देश के साथ हस्ताक्षर किया, ठीक है। इसमें देखिए 18-16 से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये सारे क्वेश्चन याद रखने चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो है वो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा म्यांमार, ठीक है। तो जो भारत है, ठीक है, भारत ने मई 2018 में क्या हुआ, लैंड बॉर्डर पे जो क्रॉसिंग है वहाँ पर म्यांमार के साथ समझौता की, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हमारा है, म्यांमार, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि वर्ष 2016 के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा अगस्त 2018 में उत्कृष्ट संसदीय पुरस्कार से किसको नवाजा गया, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2016 तक का भी देखिए पूछ लिया है, ठीक है। तो आपका देखिए ए लिखा है गुलाब नबी आज़ाद, बी दिनेश त्रिवेदी, सी दिया है, डी दिया हुआ आपके सामने, ठीक है। डायरेक्ट मैं आंसर की बात करूंगा तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर नाजमा हैफतुल्लाह, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डॉक्टर नाजमा हैफतुल्लाह, ठीक है। इन्हें क्या किया गया, भारत में जो है राष्ट्रपति द्वारा क्या किया गया है, 2018 में किया गया संसदीय पुरस्कार से क्या किया गया है, अब इस मतलब उनको नवाजा गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि अगस्त 2018 के अनुसार भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड मतलब SEBI का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2018 का क्वेश्चन है, देखिए इंपॉर्टेंट। और देखिए NTPC ग्रुप में जो बैक ईयर होते हैं उनसे भी क्वेश्चन आते हैं, लगभग 2-3 साल के बैक ईयर क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन सबको भी याद रखनी चाहिए, ठीक है। तो इसका अगर हमें बात कर लें कि इसका जो हमारा राइट आंसर है तो हमारा हो जाएगा अजय त्यागी, ठीक है। अजय त्यागी को क्या 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 है, भारतीय प्रतिभूति विनिमय मतलब
SEBI के द्वारा क्या क्या है, वर्तमान अध्यक्ष बनाया गया है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि दांतों में वर्धित, ठीक है, दांतों में वर्धित या छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा किस चीज़ का उपयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब अगर दांतों में कोई वर्धित प्रॉब्लम होती है तो उनकी छवि देखने के लिए जो डॉक्टर होते हैं वो किस दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, बाइफोकल दर्पण और सादा दर्पण। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन कहाँ से है, बायो से। ठीक है, तो बताइए कौन सा राइट है इसका। तो दोस्तों जो दांतों में वर्धित जो उनकी छवि देखनी होती है डॉक्टरों को, तो वो लोग किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। ठीक है, तो इसमें देखिए एक बात आपको अवतल और उत्तल दर्पण के बारे में बता दूं कि जो अवतल दर्पण होता है उससे क्या होता है कि यह हमें क्या होती है, मतलब क्या होता है, बड़ी बड़ी चीज़ों को दिखाता है। उत्तल मतलब क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ों को दिखाता है। ठीक है, तो हमें किस तरीके से याद रखना होगा कि हाँ ये बड़ी चीज़ दिखाता है, ये छोटी चीज़। देखिए अ क्या है, एक मतलब देखिए अगर मैं आ की बात करूँ तो अ क्या है, यह जो स्वर है, ठीक है, स्वर में कैसे आता है, पहले, तो पहले पे आता है तो मतलब क्या है, यह बड़ा है, तो बड़ा है तो बड़ी चीज़ दिखाएगा। और ऊ कितना है, ये जो ऊ है हमारा उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण क्या होता है, ये बाद में आता है, ये भी सॉरी है लेकिन बाद में आता है, लेकिन ये क्या है, छोटा। तो ये कैसी चीज़ दिखाएगा हमको, किसी चीज़ को हम देखेंगे उत्तल दर्पण से तो वो चीज़ हमें छोटी दिखाई देगी। ठीक है, अगर आप जिम में जाते हो तो जिम में क्या होता है, जिम में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि बच्चों की बॉडी बड़ी बड़ी दिखे और बच्चे आके वहाँ पे जिम करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाने, नहाने में उचित स्वच्छता बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की गई है। यहाँ पर यूएसए की बात हो रही है। ठीक है, यूएसए में जो है संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका नहीं है, यहाँ पे यूएस अगर बात करें, यहाँ पे यूएस भी बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि खाने पीने, नहाने धोने के लिए एक उचित मात्रा में पानी की जो है व्यवस्था की गई कि हाँ इतना पानी मिलेगा आपको, आप एक दिन में इतना पानी का उपयोग करिएगा। ठीक है, तो वहाँ पर पानी की कमी होती है, वहाँ पर पानी महंगा मिलता है लेकिन पानी महंगा मिलता है, पेट्रोल सस्ता। ठीक है, और भारत में पेट्रोल महंगा, पानी सस्ता। ठीक है, तो 30 नंबर का जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा 50 लीटर। ठीक है, 50 लीटर दिया जाता है एक व्यक्ति को, और उसमें उनको कहा जाता है कि उनको खाना है, पीना है, नहाना है, धोना है, सब कुछ एक दिन के लिए 50 लीटर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है कि मृत जीवों और जानवरों को खाद्य मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पर जो मृत जीवी होते हैं, मृत जीवों को, जानवरों को खाद्य मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जैसे कोई व्यक्ति की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो जैसे कि उनको धरती के अंदर क्या होता है, पृथ्वी के अंदर काट दिया जाता है, ठीक है, ज़मीन में। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है कि कौन से ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो उनको मतलब एक तरीके से मिट्टी में मतलब सूक्ष्म करके मिला देते हैं। ऐसे कौन से जीव होते हैं, जीवाणु होते हैं, प्रोटोजोआ, फंगस, अपघटन करने वाले। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है वो होता है डी। ठीक है, अपघटन करने वाले जो एक तरीके से सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि खाद्य मिट्टी में उस जो भी बॉडी है उसको परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, तो कुछ दिनों में जो बॉडी होती है वो हमसे ज़मीन में मतलब मिट्टी में मिल जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कहाँ है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है कि भूजल रिसाव के द्वारा भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। उस स्थानों पर भूजल भौम मंडल स्तर नीचे कठोर चट्टान के परतों के बीच होता है, इस जल को क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर कहीं कहीं क्या होता है कि जो जल होता है बहुत ही नीचे रहता है। ठीक है, यहाँ पर अगर पृथ्वी की बात करें तो कहीं कहीं पे क्या होता है, जल बहुत नीचे रहता है, कहीं कहीं पे ऊपर रहता है। ठीक है, तो कहीं कहीं पे क्या होता है कि ये चट्टानों के बीच में जल रहता है। ठीक है, तो उस जल को हमें क्या कहते हैं। ठीक है, ये हमको बताना है। चार ऑप्शन है, एक्वीफर, बारिश का पानी, तालाब, अंतर्जलीय। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बताइए कौन सा राइट आंसर है। तो इसको हम बोलते हैं एक्वीफर। ठीक है, क्या बोलते हैं, जो जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों एवं परतों के बीच होता है, क्या बोलते हैं उसको, एक्वीफर। ठीक है, क्या सर कर सकते हैं उसको, एक्वीफर। ओके,
इस तरीके से आप इसको याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा देखिए क्या है कि विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है। बायो का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। जो विषाणु होते हैं, ठीक है, विषाणु मतलब समझते क्या है, वायरस, वायरस, ठीक है। तो विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है। हैजा, हाथ ज्वर, पेचिश, क्षय रोग, ठीक है। क्षय रोग हम बोल सकते हैं, इसको टीबी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो बताइए कौन सी होती है। तो 16 नंबर का जो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, विषाणु के कारण क्या होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए कौन सा सही आंसर है इसका। तो अगर हम बात कर लें कि जो विषाणु के कारण हमें होती है, क्या होती है, क्षय रोग, ठीक है, टीबी होती है, ठीक है ना। वायरस भी होता है ना उसमें, अब उसमें प्रोटीन तो होगा नहीं, है ना। तो वो वायरस ही होता है दोस्तों, जिसके कारण क्या होता है, क्षय रोग हो जाता है। क्या हो जाता है, क्षय रोग हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें समझना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, देखिए, और 17 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। बताइए क्या हो जाएगा इसका। लिखा हुआ है कि ग्रामीण आवास निधि को वर्ष में स्थगित किया गया था ताकि प्राथमिक ऋण संस्थानों पर प्रस्तावित दरों पर ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित समूह आवास वित्त प्रदान करने के लिए धन उपलब्ध कराएं सक्षम बनाया जा सके, ठीक है। तो बताइए ये जो कौन से वर्ष में ये किया गया था, ठीक है ना। तो बताइए कौन से वर्ष में किया गया था, ठीक है। तो बता दूं कि जो प्राथमिक ऋण संस्थान था, ठीक है, उसको उपलब्ध कराने के लिए जो सक्षम बनाने की जो आवास निधि थी, ठीक है, उसमें 2008 और 2009 में स्थापित किया गया था। और 2008 और 2009 से लेकर के 2012-2013 के बीच ग्रामीण आवास निधि को क्या नाम है कि 12,77,818 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए, ठीक है। 12 लाख कितने, 12,77,800 कितने, कितने बताया मैंने, 818 करोड़ रुपए, ठीक है। तो ये चीज़ें कौन सी ईयर में हुई थी, तो ये हुई थी 2008 और 2009 में, ठीक है। यहाँ पर क्या बात हो रही थी, स्थापना करने की बात हो रही थी, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि फ्रैंक विटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि फ्रैंक विटल द्वारा किसका आविष्कार किया गया। विद्युत चुंबक, बेंजीन तरल गैस, ऑप्टिकल ग्लास, विद्युत प्रवाह प्रेषण, जेट इंजन। तो दोस्तों अगर मैं बात कर लूँ 18 नंबर क्वेश्चन की, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा जेट इंजन का फ्रैंक विटल ने आविष्कार किया था। जेट इंजन मतलब हवाई जहाज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स नामक पुस्तक किसने लिखी थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। बताइए कश्मीर दी वाजपेयी पुस्तक, ये बुक से क्वेश्चन है, बुक के भी क्वेश्चन लगभग 2-3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो बताइए कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स नामक की पुस्तक के लेखक कौन है। अच्छा क्वेश्चन, बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 का जो हम लोग बात कर लें तो इसका राइट आंसर हमारा आ जाएगा एस दुलत। एस दुलत ने जो थे वह ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में भारत के जासूसी एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख भी रह चुके हैं, ठीक है। कौन से जासूसी, जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। तो इस उनके टाइम जब वो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, तो उस टाइम में ये क्या थे, एक तरीके से जासूस थे, ठीक है। तो उन्होंने ये पुस्तक लिखी दी वाजपेयी ईयर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति दी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है, बताइए। अगर हम बात कर लें जीएसटी की, तो जीएसटी को क्या कहते हैं, गुड्स, क्या बोलते हैं, जीएसटी की बात कर लें तो गुड्स एंड सर्विस, गुड्स एंड सर्विस, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस बोलते हैं। और अगर बात कर लें कि इसको लागू करने की, तो इसको किया गया था 12 अप्रैल 2017, ठीक है। सहमति कब दी गई थी, 12 अप्रैल 2017 में, ठीक है। तो 12 अप्रैल 2017 में कौन थे राष्ट्रपति, वो थे प्रणब मुखर्जी। कौन थे, प्रणब
मुखर्जी। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 12 जिसने भी मतलब जीएसटी को एक तरीके से सहमति दी थी वह राष्ट्रपति कौन थे, तो कौन थे, प्रणब मुखर्जी। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। और ये कब किया गया था, कब किया गया था बताइए, ये किया गया था हमारा 12 अप्रैल 2017 को, ठीक है। और उसके बाद क्या किया गया, इसको अगर हम लागू करने की बात करें तो लागू किया गया था 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई 2017, ठीक है, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को लागू कर दिया गया और 12 अप्रैल 2017 को सहमति दी गई थी, ठीक है। तो इससे आपको 3 क्वेश्चन याद हुए। पहले तो प्रणब मुखर्जी उस टाइम जो हमारे राष्ट्रपति थे, दूसरा 12 अप्रैल 2017 को सहमति मिली, तीसरा कि 1 जुलाई 2017 को यह लागू कर दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है कि सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 27 अक्टूबर को कब लागू हुआ, ठीक है, 27 अक्टूबर सन कब को लागू। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। 21 नंबर और 22 नंबर क्वेश्चन है कि एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले से चयनित किया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो बता दो जो 21 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 2009 में, और 22 नंबर का जो हमारा राइट आंसर बात कर लें तो एक जिला एक उत्पाद की जो योजना है वह की गई थी जालौन, ठीक है, उत्तर प्रदेश के जालौन जिला से चयनित किया गया था, ठीक है। चलिए अब आपके टेस्ट की बारी। 23 नंबर क्वेश्चन है कि एशियाई खेल 2018 में डबल ट्रैप शूटिंग के रजत पदक जीतने 15 वर्षीय शार्दुल विहान उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताइएगा कि किस जिले से थे, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन के जो सेशन है यहीं पे समाप्त होते हैं। क्लास कैसी लगी मुझसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई होगी, इसके लिए सॉरी, मैंने 15 मिनट कहा था, 17 मिनट हो गया होगा, ठीक है। क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर भी करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों।